कहा जाता है कि जिस देश में 15% से ज़्यादा लोग बेरोजगारी के दायरों में आ जाते हैं, वहाँ के युवा इस बात में लग जाते हैं कि कैसे देश की सत्ता परिवर्तन की जाए। लेकिन भारत की स्थिति पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा खराब है। जापान जहाँ 3% बेरोजगार दर से अपने आप को पूरी दुनिया में टॉप पे रखा है, तो भारत लगभग 24 से 25% के बीच हमारा बेरोजगारी दर है। क्या देश की युवा, या कहा जाए कि देश के भारत के प्रधानमंत्री, या कहा जाए कि गुजरात के मुख्यमंत्री तथा कथित मुख्यमंत्री जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रोजगार के नाम पे इस देश को ठगने का काम किया, 1 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे की कहानी समाप्त हो गई। यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों को ही बेच दिया गया ताकि हमारे पास ना रोजगार कंपनियां होंगी, ना तो मैं आपको रोजगार दे पाऊँ, ना हमारे पास सरकारी विभाग होंगे कि मैं आपको रोजगार दूँगा। अब यह बात समझिए कि किस प्रकार से यहाँ के युवाओं को मोल्ड किया गया है। इस देश के युवाओं को जहाँ पे लगभग 25% बेरोजगारी दर है, उस देश के युवा अभी भी इस बात में निहित हैं कि हम अगले 50 साल 100 साल में मुसलमान हो जाएंगे, हमारी बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, एवं बहुत सारी कहानियां हैं। हमें 4-5 दिनों से तालिबान की घटनाओं को लेकर और हम उतावलेपन में हैं, बहुत ज़्यादा डर में हैं, जबकि याद करिए कि वो सारे मुस्लिम कंट्रीज इस्लामिक कंट्री हैं और कोई उसको शरणार्थी शरण देने की तैयारी में है, न कोई शरणार्थी बनाने की तैयारी में है। हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि जिस देश को सैकड़ों साल इन इस्लामिक धर्म कट्टरवादी लोगों ने, जिहादियों ने आक्रमण की सारी सीमाएं पार कर दी, फिर भी हमारा हिंदुत्व और सनातन धर्म नहीं बदला, तो हम तालिबान और पाकिस्तान से तुलना करके हम कब तक क्या करेंगे। कितने युवाओं का पेट भर गया जय श्री राम करने से, सो बता दें। हाँ, कुछ लोगों के संस्थाएं बन गई, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, रोजगार कहाँ गया। क्या ये जय श्री राम करने वाले संस्थाएं, जय श्री राम के नाम पे युवाओं को भटकाने वाले संस्थाएं, क्या यह बता सकती हैं कि हमारे देश की बेरोजगारी स्थिति क्या है, हमारे देश में रोजगार के कौन से अवसर हैं। क्या वो 10 लोगों को कहीं सेट कर सकते हैं रोजगार के नाम पे, या कोई ऐसी कोई पद्धति है जिनके तहत वो रोजगार क्रिएट करने का उपाय कर सके। लेकिन नहीं हुआ। मैं 2-4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के भाषणों को सुन रहा था, एक कार्यक्रम में आज तक में वो थे। उन्होंने वहाँ उनसे जब बेरोजगार और बेरोजगारी पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने यही कहा था कि हम जीत के आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी बेरोजगारी पे विकास की बात अगर की जाए तो जय श्री राम करके निकल जाना है। क्या इस देश में युवा जो जय श्री राम के नाम पे भटक रहे हैं, क्या उनके परिवार और उनके संस्कार और उनके संस्कृति में जय श्री राम के लिए पहले जगह नहीं थी? क्या 2013-14 में ही जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने आए और उसी समय इस देश में लोगों को राम की समझ आई? अगर ऐसा ही है तब तो मुझे कहना या समझाना बेकार ही मेरा जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जय श्री राम और राम का नाम हम लोग बचपन से ले रहे हैं और हम एक चाहते हैं कि हम अपने योगदान से इस देश का निर्माण करें। लेकिन क्या हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री जातिवाद में उलझे हुए हैं, क्योंकि वो अति पिछड़ा जाति से आते हैं तो अति पिछड़ाओं को सम्मान देने के चक्कर में राजनीतिक कुंठा का शिकार हो गए हैं।
वो सही तरीके से यह इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे, आज जनसंख्या के आधार पे भागीदारी की बात करते हैं। आखिर कौन सी परिस्थिति है कि आप शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं, सड़कों पे बात नहीं करते हैं, और बेरोजगारी और रोजगार पे तो कहीं कहीं तक दूर दूर तक सुनने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। आप हर बात को जय श्री राम में ला कर ख़त्म कर देते हैं। 2023 और 25 में आप मंदिर बनाएंगे और वहाँ पे पूजा अर्चना होगी। मुझे लगता है कि आपने यह तय कर लिया है कि देश के युवा जो जय श्री राम के नाम के नारे लगाते हैं, इन्हीं मंदिरों के नीचे बैठ करके, सीढ़ियों पर बैठ करके, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम, भगवान आपका भला करेगा, यही कटोरा लेकर के आप शायद खड़े रहेंगे। यही पद्धति और इसी प्रोसेस में भारत की वर्तमान हिंदूवादी, हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग लगे हुए हैं। इस बात की चिंता मत करिए, और नहीं भी होनी चाहिए कि कोई भी विदेशी ताकत आकर या इस देश के ही रहने वाले मुस्लिम कभी इतनी संख्या में हो जाएंगे कि हमें दबाकर और हमारी संस्कृति और सभ्यताओं को नष्ट कर सके। इतनी ताकत वाली दुनिया अब तक पैदा नहीं हुई। जो 2000 सालों में नहीं हो पाया वो अगले 2 लाख साल में भी नहीं होगा। सनातन संस्कृति को मारने की ताकत किसी में नहीं है। हम भले ही डरते हैं, हमें डराया जाता है हमारे राजनेताओं के द्वारा, हमारे सदन और संविधान के द्वारा, लेकिन अगर हिंदूवादी व्यवस्थाओं पे ही अगर भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा होता तो आज अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति जैसे शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते, और वो नहीं कहते कि मैं फलान जाति का हूँ। इसलिए मैं रोजगार पे बात करने आया हूँ और रोजगार पे ही कर रहा हूँ, ताकि आप इन बातों से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि रोजगार की बातों पे हमारे प्रधानमंत्री या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस पे आप सबसे ज़्यादा आज भरोसा कर रहे हैं, इनको चिंता नहीं है। उन्हें हर बात में इस बात का ज्ञान है कि मैं जय श्री राम करूँगा, अयोध्या में मंदिर बनवा रहा हूँ, बस इसकी में उनकी पूरी जीत हो जाती है। और हम बेरोजगार, अपने माँ बाप के पैसे पे खाने वाले लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। क्यों नहीं आप बदल पा रहे हैं अपनी सोच मानसिकता को? ना तो आप खुद से रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, और सरकार ने तो अपना हाथ खड़ा कर ही लिया है। आप कैसे करेंगे देश की भागीदारी? देश के उन्नति में आपकी भागीदारी का कोई तो पैमाना हो, आप कोई तो रास्ता बना सके जिससे हम आप यह कह सके कि मैं देश के में कंट्रीब्यूशन देता हूं, मैं देश के निर्माण में मेरा कंट्रीब्यूशन है। अब यह स्थिति नहीं बची हुई है कि देश से आपको कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वाकई में मैं जो परिस्थिति देख रहा हूं, मैं आज सुबह एक बैनर देख रहा था लगा हुआ, जो आप कचहरी रोड हाजीपुर वैशाली में देख सकते हैं, कि भारत सरकार का टैग बहुत ही छोटा, एक कोना में छोटा सा था, जो बहुत नज़दीक जाने के बाद मुझे दिखा, लेकिन दूर से यही दिखा कि धन्यवाद मोदी जी, आपने कोविड का वैक्सीन फ्री में, मुफ्त में हमें उपलब्ध कराया। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद भारत सरकार नहीं रहा। कौन से वैक्सीन की बात हो रही है इस देश में? क्या वही वैक्सीन जो फ्री में दे रहे हैं जिसके लिए उन्होंने चाय बेची थी? शायद उनके पूरे पूर्वजों ने चाय बेचकर कितनी पैसे शायद अंग्रेजी काल में जमा कर लिए थे कि आज देश को वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मेरा सवाल शायद आपको बहुत तीखा लगता होगा, लेकिन विचार करिएगा कि आप अपने घरों में और घरों के निर्माण में, अपने परिवार में किसकी सहायता कितनी कर रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था को हम जन्म दे रहे हैं कि कोविड का फर्स्ट फेज जिस तरीके से कहा गया कि फैल रहा है, एकदम बंद कर देना है, पूरे देश को बंद कर दिया, आपने नस्तो नाबूद कर दिया पूरे देश को। जिस रेशियो में कहा कि फैल रहा है, वाकई में अगर उस रेशियो में फैला होता, अगर उस बीमारी का इतना ही बड़ा फैलाव होता, तो शायद 125 करोड़ 130-35 करोड़ आबादी आपके देश की अभी एक चूहा भी देखने को नहीं मिलता।
दूसरे फेज में आया तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आप ऑक्सीजन मंगा रहे थे। ये भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कई बार है, और देश ने यह स्वीकार कर लिया कि इस देश में कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा। भारत के संसद में यह कहा गया कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। आप किस प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रहे हैं जो दिन भर में 100% झूठ ही बोलने का काम करते हैं? खैर, संविधान है, संवैधानिक अधिकार है, वो झूठ बोलेंगे, फ्रेब करेंगे, सब मान्य है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आने वाले समय में इस कोविड का जांच आज से 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, कोविड पे खेला गया जंग और ये इसके षड्यंत्र, इसका पोल तो खुलेगा। कोविड काल में कोई भी मरने वाला व्यक्ति कोविड से ही मरता था। थोड़ी सी बुखार है, वह भी कोविड का शिकार होता था। ऐसा कौन सा पद्धति अपना लिया गया, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं अपना ली गई कि लोगों को यह समझ में नहीं आया कि कोविड है क्या। चलिए, 5 साल तो आपने कोविड के नाम पे निकाल दिया, 6 साल, 7वां साल आपका बीत चुका है। क्या अब 8वें साल में भी हम रोजगार की बात कर सकते हैं? क्या हम किसानों की जमीन बेच करके प्राइवेट हाथों में दे करके वहाँ से उद्योग की कल्पना करते हैं? कृषि को उद्योग का मान्यता देने का मतलब यह है कि हम अदानी ग्रुप को हम सारे खेतों को दे दे, नीलाम कर दे, बेच दे या किसी भी प्रकार से हड़प ले। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अभी की जो नीति सरकार अपनाई हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी तरीके से आकर भारत में व्यापार किया, और उस समय के तथाकथित राजनेता या कहे कि राजा जो कहे जाते थे, आज के परिप्रेक्ष्य में राजनेता ही कहेंगे, उन्होंने छोटी छोटी लालचों के चलते गठबंधन किया और धीरे धीरे सबको बर्बाद किया। वैसे ही जिस प्रकार से लालू, नीतीश और रामविलास के साथ गठबंधन हुआ करता था, भाजपा का या कांग्रेस का या किसी का, आप किसी राजनीतिक दल में हैं, अपने बलबूते पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं व्यवस्था की जा रही है कि हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सके और अपने बलबूते पे कर सके? हमारे देश के युवा आज भटक रहे हैं। कौन सा मेकिंग इंडिया और डिजिटल इंडिया की पढ़ाई कराई गई? मुझे याद है कि मैं जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा था कि जिलाधिकारी महोदया, मुझे आपने जो प्रशिक्षण कराए हैं वेब डिजाइनिंग का, वेब पोर्टल का, इन सभी चीज़ों के लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का कोर्स कराए हैं स्किल इंडिया के तहत, मुझे कम से कम 10 से 15 लड़के की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे उपलब्ध कराएं। वो 2 साल हो गए। रचना पाटिल थी उस समय यहाँ के जिलाधिकारी, नहीं मिला, कोई जवाब नहीं आया। मैं रोजगार क्रिएट करना चाह रहा था, कुछ नहीं। तो यही वस्तु स्थिति है। अगर युवाओं में जागृति है, अगर वो चाहते हैं कि कुछ करें, तो कुछ करने की तरफ बढ़िए, स्वयं से बढ़िए, क्योंकि आप सरकार के भरोसे रहेंगे तो सरकार का एक मात्र उद्देश्य है अपने पूंजीपति पार्टनरों को, जहां से उनके पास पैसे आते हैं, उनका विकास करना। आप देख लीजिए, कल 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही स्कूल खुलने की बात हुई और कल बच्चों के लिए भी कोविड का वैक्सीन आ गया। आपको याद होगा कि अभी भी मोबाइल में आप कॉल करते हैं तो कहता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीन पे, भारतीय वैक्सीनों पे भरोसा करें। यानी प्रधानमंत्री ने अपनी दूसरी लाइन खींच के रखी हुई है। यह तो वैक्सीन था, हम एनर्जी बूस्टर दे रहे थे, अभी दवा कहाँ आया है। तो आने वाले समय में दवा का भी खेल होगा, नए नए प्रोपगंडे आएंगे, नए नए तकिया कलामों से इस देश को नवाजा जाएगा। इस चक्कर में आप अपनी युवा शक्ति को पहचानिए। यह मैं नहीं कहता हूं कि किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। आप खुद क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं राजनीतिक रूप से सबल होने के लिए? मत का प्रयोग और मतों का उपयोग कर या मतों को लेकर आप खुद तैयार हुई और इस देश का एक नया निर्माण करिए। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए जहां 100% रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार हो।
100% विद्यालयों में शिक्षा हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, 100% भारत पढ़े, 100% भारत स्वस्थ हो, इसकी कोई गारंटी तो दे। हमें ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा, इसका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।